चैप्टर्स 921, 922, 923, 924। चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 921। बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। वो वन फिंगर फ्लो शार्क तेजी से आगे बढ़ी। ब्लेजिंग हेवन डीमनेस फायर पाथ कल्टिवेट करती थी, स्ट्रेंथ पाथ नहीं, इसलिए वो जानती थी कि हेड टू टक्कर लेना मुश्किल होगा। लेकिन उसके पास बेहद रिच एक्सपीरियंस था और यूएस छोटे से फायरबर्ड की कुर्बानी काफी काम आई थी। फैंग युआन और बाकी लोगों को उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, तो जाहिर है ब्लेजिंग हेवन डीमनेस को भी मिली ही होगी। फायर पाथ किलर मूव, 5 फिंगर्स ब्लेजिंग चेन्स। उसी पाल ब्लेजिंग हेवन डीमनेस ने सबसे समझदारी वाला फैसला ले लिया था। वो तेजी से पीछे हटी और साथ ही अपना दाहिना हाथ फैला दिया। उसकी पांचों उंगलियां आग की पतली पतली पर जंजीरों में बदल गईं। वो जंजीरें किसी कोडे या चेन्स की तरह वन फिंगर फ्लो शार्क को जकड़ने के लिए आगे बाधिन। पांचों फायर चेन्स जैसे हाई वन फिंगर फ्लो शार्क को लपेटने वाली थी। वही पिछली बार वाला सीन रिपीट हो गया। वन फिंगर फ्लो शार्क के आसपास के एरिया में टाइम अचानक से हद से ज्यादा स्लो हो गया। लेकिन एक टाइम पाथ डेसोलेट बीस्ट होने के नाते वन फिंगर फ्लो शार्क पर इसका असर कम हुआ, क्योंकि उसके पास इसके अनुकूल ट्रेड्स और ढेर सारे टाइम पाथ डाउ मार्क्स थे। पांचों फायर चेन्स यूस्पा लपेटने के लिए आगे बाधिन, लेकिन वन फिंगर फ्लो शार्क ने फुर्ती से अपनी बॉडी को घुमाया और अन जंजीरों के बीच के छोटे से गैप से ऐसे निकली जैसे कोई जादू हो, और आखिरकार उनसे बचने में सफल हो गई। फिर वो ब्लेजिंग हेवन डीमनेस की तरफ लपकी और सीधे उसके माथे के आर पार निकल गई। वो छोटी सी शार्क एक चांदी के तीर की तरह ब्लेजिंग हेवन डीमनेस के सर के पिछले हिस्से से बाहर निकली। सक्सेस? सू बाइमन एक ही वक्त में शॉक्ड भी थी और खुश भी। शार्क डेमन की आंख में एक खतरनाक और बेचैन रोशनी चमक रही थी। एक इमोर्टल ज़ॉम्बी के जिस्म में नॉर्मल गू इमोर्टल्स की तरह कोई कमजोर जगह नहीं होती, लेकिन सर उनमें से एक था। इमोर्टल ज़ॉम्बीज की सोचने की रफ्तार धीमी होती थी, इसलिए उन्हें सोचने के लिए विजडम पाथ गू वॉर्म्स पर डिपेंड करना पड़ता था, जो उनके लिए थॉट्स क्रिएट करते थे। ब्लेजिंग हेवन डीमनेस का सर छिड़ गया था। हालांकि ये GHAAV जानलेवा नहीं था, पर चोट बहुत गहरी थी। अगर हम चारों इस मौके का फायदा उठाकर अटैक करें तो। जैसे ही ये ख्याल शार्क डेमन के दिमाग में आया, वन फिंगर फ्लो शार्क ने अपना डायरेक्शन बदला और पीछे की तरफ जाकर ब्लेजिंग हेवन डीमनेस के सीने के आर पार हो गई। एक काली आग जली और पलक झपकते ही ब्लेजिंग हेवन डीमनेस के सर और सीने के छेड़ वापस पहले जैसे हो गए। ये नज़ारा देखकर तो फैंग युआन भी लाजवाब हो गया। कितना जबरदस्त किलर मूव है, इससे रिकवरी इतनी फास्ट कैसे हो सकती है। ब्लेजिंग हेवन डीमनेस ने अपने सीने पर हाथ रखा और वन फिंगर फ्लो शार्क को घूरती रही। इतनी गहरी चोट लगने के बावजूद वो मुस्कुरा रही थी। ही, इंटरेस्टिंग। इसके पास 3 टाइम पाथ इमॉर्टल गू हैं। एक टाइम को स्लो कर सकता है, एक टाइम को तेज, और आखिरी वाला टाइम के परसेप्शन को बदल सकता है। बेशक वो नहीं जानती थी कि ये कौन से टाइम पाथ इमॉर्टल गू हैं और उनकी पावर की लिमिट्स क्या हैं, लेकिन ब्लेजिंग हेवन डीमनेस ने मोटा मोटा अंदाजा लगा लिया था। जब वन फिंगर फ्लो शार्कस छोटे फायरबर्ड से टकराई और 5 फायर चेन से बची, तब उसने टाइम स्लो करने वाला पहला इमॉर्टल गू इस्तेमाल किया था, और टाइम को तेज करने वाला वो उसने फायरबर्ड को छेड़ते वक्त किया था। फायरबर्ड ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता था और उसके एक हिस्से की लिमिट तभी पूरी हो गई थी जब वन फिंगर फ्लो शार्क ने यूज हिट किया। इस हिस्से के ब्लास्ट होने से बाकी हिस्सों में भी ब्लास्ट होने लगा और आखिर में फायरबर्ड का स्टेबल स्ट्रक्चर टूट गया। फायरबर्ड फट गया, जिसकी वजह से आसपास का समुद्र का हिस्सा लगभग सूख ही गया था। आखिर में जब वन फिंगर फ्लो शार्क ने ब्लेजिंग हेवन डीमनेस के माथे और सीने को छेड़ा, तब उसने आखिरी टाइम पाथ इमॉर्टल गू का इस्तेमाल करके ब्लेजिंग हेवन डीमनेस के टाइम परसेप्शन पर असर डाला, जिसकी वजह से वो यूएस हमले से बच नहीं पाए और सीधा अटैक JHEL गई। शार्क डेमन के माथे पर सिल्वटेज सिर्फ गहरी ही नहीं हुई, बल्कि उस महसूस हुआ कि सिचुएशन बिगड़ चुकी है। वन फिंगर फ्लो शार्क से वकाई में 3 इमॉर्टल गू की औरज आ रही थी। सिर्फ कुछ हाई मूव्स में ब्लेजिंग हेवन डीमनेस ने वन फिंगर फ्लो शार्क की सारी डिटेल्स निकाल ली थी। यह इस रैंक 8 गू इमॉर्टल की जबरदस्त फाइटिंग स्किल का साफ सबूत था। साथ ही इससे यह भी पता चला कि इमॉर्टल किलर मूव्स इमॉर्टल गू से कितने बेहतर होते हैं। गू वॉर्म्स की एक हाई एबिलिटी होती है, एक बार इस्तेमाल होने के बाद दूसरे लोग अक्सर इमॉर्टल गू की डिटेल्स जान जाते हैं। लेकिन इमॉर्टल किलर मूव्स अलग होते हैं। वो अनगिनत गू वॉर्म्स का कॉम्बिनेशन होते हैं। इससे न सिर्फ कोर इमॉर्टल गू छिपा रहता है, बल्कि दुश्मनों के लिए उसके इफेक्ट को काउंटर करना भी मुश्किल हो जाता है। जैसा कि शार्क डेमन ने सोचा था, जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ी, ब्लेजिंग हेवन डीमनेस ने अपनी बैटल टैक्टिक्स बदल दी।
वो 5 या 6 क्लोन्स में बंट गई, हर एक क्लोन बिल्कुल असली लग रहा था। वन फिंगर फ्लो शार्क इधर उधर भागते भागते थक गई। उसके हमले देखने में तो इम्प्रेसिव लग रहे थे, लेकिन असल में वो इन क्लोन्स के चक्कर में गोल गोल घूम रही थी। जंगली जानवर आखिर में जंगली जानवर ही होते हैं, उनके पास दिमाग नहीं होता। अगर इसके पास कोई इन्वेस्टिगेटिव इमॉर्टल गू होता तो शायद ये इन क्लोन्स के आर पार देख पाती। अफसोस। लगता है बैटल का नतीजा तय हो चुका है। ब्लेजिंग हेवन डीमनेस ने एडवांटेज हासिल कर लिया है। फैंग युआन और ताई बाई यून शेंग चुपके से बातें कर रहे थे, बैटल सिचुएशन को एनालाइज करते हुए। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस स्टेज पर लड़ाई में अब कोई सस्पेंस नहीं बचा था। वन फिंगर फ्लो शार्क की बात करें तो उसका असली मौका शुरुआत में ही था। अगर वो यूएस मौके का फायदा उठा पाती जब ब्लेजिंग हेवन डीमनेस उसके ट्रम्प कार्ड से अनजान थी, तो शायद वो यूज मार भी सकती थी। लेकिन अब जब ब्लेजिंग हेवन डीमनेस ने उसके सारे पत्ते देख लिए थे, उसने अपनी टैक्टिक्स बदल दी और तुरंत बैटल सिचुएशन पर कब्जा कर लिया। जब तक कोई बहरी दखल अंदाजी ना हो, इस लड़ाई का सिर्फ एक ही नतीजा हो सकता था। इस वक्त यहां बहरी लोग सिर्फ शार्क डेमन और सू बाइमन हैं। लेकिन क्या उनमें सच में एक रैंक 8 एक्सपर्ट से भिड़ने की हिम्मत है? फैंग युआन ने अस इमॉर्टल ज़ॉम्बी कपल पर एक नज़र डाली और उनके चेहरे पर हिचकिचाहट देखकर मन ही मन अपना सर हिलाया। असली मौका यूएस पाल था जब ब्लेजिंग हेवन डीमनेस का सर छिड़ गया था। लेकिन शार्क डेमन वो मौका पहले ही खो चुका था। बेशक उसके नाम में डेमन लफ्ज था, लेकिन खतरे में रिस्क लेने वाली मेंटालिटी यूएस में नहीं थी। हो सकता है इसकी वजह यह हो कि वो बहुत लंबे टाइम से ज़ॉम्बी अलायंस का हिस्सा था और अकेले लड़ने का जोश खो चुका था। या ये भी हो सकता है कि यूज सू बाइमन को अपने साथ मुसीबत में डालने की चिंता थी। जब इस मामले में शामिल शार्क डेमन और सू बाइमन ही ऐसे थे, तो फैंग युआन और ताई बाई यून शेंग, जो सिर्फ बाहर से मदद करने आए थे, वो भला ये रिस्क क्यों लेते? चुपके से आपस में बात करने के बाद फैंग युआन और ताई बाई यून शेंग ने फैसला किया कि वो हालात के हिसाब से काम करेंगे और मौका मिलते ही पीछे हटने की कोशिश करेंगे। सर्स, प्लीज आप दोनों आगे आइए। हम ब्लेजिंग हेवन डीमनेस के क्लोन्स में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। सर्स, अगर आपके पास कोई तरीका है तो प्लीज वन फिंगर फ्लो शार्क के लिए इस धोखे को तोड़ दीजिए और ब्लेजिंग हेवन डीमनेस के असली जिस्म की लोकेशन बता दीजिए। इससे सिचुएशन बेहतर हो सकती है। उसी वक्त सू बाइमन ने अचानक अपनी आवाज भेजी, बड़ी मिन्नत से रिक्वेस्ट करते हुए। साथ ही शार्क डेमन ने भी अपनी बात जोड़ी, अगर आप सफल हुए तो हम आपको भारी इनाम देंगे, आपको पछतावा नहीं होगा। बिना कुछ सोचे फैंग युआन ने एक फीकी मुस्कान के साथ माना कर दिया। लेडी सू बाइमन हमें कुछ ज्यादा ही समझ रही हैं। आप दोनों कई सालों से रैंक 7 गू इमॉर्टल्स हैं, आपके पास ढेरों तरीके और गहरी फाउंडेशन है, हम आपकी बराबरी नहीं कर सकते। जब आप दोनों के पास इसका कोई हाल नहीं है, तो हम दोनों भला क्या मदद कर सकते हैं? ताई बाई यून शेंग ने भी उसी तरह सर हिला दिया। मैं सिर्फ हीलिंग में एक्सपर्ट हूं, यह इन्वेस्टिगेशन वाला मामला मेरी काबिलियत से बाहर है। सू बाइमन ने आगे कुछ नहीं कहा, जबकि शार्क डेमन ने फैंग युआन और ताई बाई यून शेंग को एक उदास नजर से देखा। उसके चेहरे से साफ जाहिर था कि वो खुश नहीं है। फैंग युआन मन हाइमन अनपढ़ हंसा। यूज शार्क डेमन और सू बाइमन पर घिन आ रही थी। सच कहा जाए तो ऐसा नहीं था कि ब्लेजिंग हेवन डीमनेस के तरीके का कोई तोड़ नहीं था, लेकिन शार्क डेमन और सू बाइमन ने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि सामने वाली पार्टी एक रैंक 8 ग्रेट एक्सपर्ट थी। जैसे हाई वो वन फिंगर फ्लो शार्क की मदद करते, इसका मतलब साफ था कि वो ब्लेजिंग हेवन डीमनेस के गुस्से और उसके पलटवार को दावत देंगे। शार्क डेमन और सू बाइमन ब्लेजिंग हेवन डीमनेस से डरते दी और कोई एक्शन नहीं लेना चाहते थे। वो कुछ गुंजाइश बचाकर रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फैंग युआन और ताई बाई यून शेंग को बाली का बकरा बनाना चाहा। फैंग युआन इतना बेवकूफ कैसे हो सकता था कि दूसरों के इस्तेमाल में आ जाए? इसलिए उसके जवाब में गहरे मतलब छुपे थे। दोनों तरफ के लोग होशियार शार्क डेमन और सू बाइमन समझ गए कि फैंग युआन उनकी चाल समझ चुका है, इसलिए उन्होंने आगे मानने की कोशिश नहीं की। ए फ्लैट लगता है कि असली खतरनाक तो ब्लेजिंग हेवन डीमनेस हाई है। फैंग युआन ने दो बैटलफील्ड पर नजर डाली, अपने चेहरे पर डर का भाव छुपाए बिना। ऐसा सुनने में आया था कि ब्लेजिंग हेवन डीमनेस के पास एक जबरदस्त किलर मूव है जिसका नाम है ब्लेजिंग हेवन। पिछले दिनों उसने नॉर्दर्न प्लेन्स में रैंक 8 हेवनली लॉर्ड बाइजू से इमेमोरियल 9 हेवंस के एक फ्रैगमेंट वर्ल्ड पर कब्जे के लिए लड़ाई की थी, लेकिन आखिर में वो हार गई, जबकि वो जीत के बहुत करीब थी। ब्लेजिंग हेवन डीमनेस इतनी गुस्से में थी कि उसने किलर मूव ब्लेजिंग हेवन का इस्तेमाल करके पूरे फ्रैगमेंट वर्ल्ड को हाई जला दिया, जिससे न गिनत जीव मारे गए। अगर मुझे नहीं मिल सकता
तो तुम भी सपने देखना भूल जाओ। हेवनली लॉर्ड बाइजू की सारी मेहनत और प्लान्स आखिरी वक्त में मिट्टी में मिल गए। नॉर्दर्न प्लेन्स ज़ॉम्बी अलायंस राइचस पाथ का हिस्सा था, लेकिन ब्लेजिंग हेवन डीमनेस ने खुलेआम डिमोनिक पथ वाला काम किया था। इसलिए फ्रैगमेंट वर्ल्ड को जलाने के बाद उसने लोगों का गुस्सा भड़का दिया। ब्लेजिंग हेवन डीमनेस ने बिना डरे सारा प्रेशर झेला और यहां तक ऐलान कर दिया कि अगर किसी ने और हंगामा किया तो वो इस इंसान की ब्लेस्ड लैंड को जला देगी। जब वो इमेमोरियल 9 हेवंस का एक फ्रैगमेंट वर्ल्ड जला सकती थी, तो एक ब्लेस्ड लैंड जलाना तो जाहिर है एक मामूली बात थी। राइचस पाथ वालों के मुंह पर ताले लग गए, क्योंकि उन्हें अचानक समझ आया कि वो इस डिलेर ब्लेजिंग हेवन डीमनेस का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रैंक 8 पर कोई भी एक सरदार बन सकता है, अगर वो सच में सारी शराफत छोड़कर चुपके से हमले और परेशान करना शुरू कर दे, तो किसी भी फोर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा सर दर्द बन जाएगा। लाचार, भले ही सामने वाली एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी थी, आखिरकार वो एक रैंक 8 ग्रेट एक्सपर्ट थी। भले ही उसकी बैटल स्ट्रेंथ एक नॉर्मल रैंक 8 के बराबर ना हो, पर उस कम नहीं समझा जा सकता था और वो ऐसी नहीं थी जिसे वो जबरदस्ती दबा सके। अगर वो हद से आगे बढ़ते और ब्लेजिंग हेवन डीमनेस ने अनपढ़ हमला करने का फैसला कर लिया, तो ये राइचस पाथ की फोर्सेस जिनके पास खून के लिए बहुत कुछ था, उन्हीं को नुकसान होता। शरीफ लोग बदमाशों से डरते हैं और नियम मानने वाले नियम तोड़ने वालों से। इस घटना के बाद ब्लेजिंग हेवन डीमनेस का नाम पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स में फैल गया। नॉर्दर्न प्लेन्स ज़ॉम्बी अलायंस गर्व से सर उठाकर चल सकती थी और कोई उन्हें परेशान नहीं कर सकता था। यह तो ब्लेजिंग हेवन डीमनेस के नॉर्दर्न प्लेन्स छोड़कर ईस्टर्न सी में मौके तलाशने जाने के बाद हुआ कि नॉर्दर्न प्लेन्स ज़ॉम्बी अलायंस वापस मुश्किलों में फंस गई। ये कहा जा सकता है कि ब्लेजिंग हेवन डीमनेस ने अकेले हाई नॉर्दर्न प्लेन्स ज़ॉम्बी अलायंस को ताकत और शान दिलाई थी। फ्लैट ब्लेजिंग हेवन डीमनेस वन फिंगर फ्लो शार्क से अपने सिग्नेचर किलर मूव्स इस्तेमाल किए बिना ही लड़ रही थी। उसके पास साफ तौर पर काफी ताकत बची हुई थी। फैंग युआन को तो हल्का सा शक भी था कि ब्लेजिंग हेवन डीमनेस ने जानबूझकर क्लोन टेक्निक का इस्तेमाल किया था ताकि वो शार्क डेमन और बाकियों को हमला करने के लिए उकसा सके और इस तरह मुसीबत खड़ी करने का एक और बहाना ढूंढ सके। भले हाई शार्क डेमन धोखे में नहीं आया, ब्लेजिंग हेवन डीमनेस के इस मूव ने फैंग युआन और शार्क डेमन के बीच एक दरार पैदा कर दी थी। वन फिंगर फ्लो शार्क, एक इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट जिसके पास 3 टाइम पाथ इमॉर्टल गूदर, ब्लेजिंग हेवन डीमनेस न सिर्फ उससे आसानी से निपट रही थी, बल्कि उसने लड़ाई देख रहे शार्क डेमन, फैंग युआन और बाकियों के खिलाफ भी सफलतापूर्वक साजिश रच ली थी। ये साफ था कि ब्लेजिंग हेवन डीमनेस के पास बेहतरीन बैटल स्ट्रेंथ के साथ साथ स्ट्रेटजी में भी कमाल की महारत थी। इस तरह के दुश्मन से निपटना बेहद मुश्किल था। दूसरे शब्दों में कहें तो गू इमॉर्टल्स जो रैंक 1 से रैंक 8 तक धीरे धीरे चढ़ सकते थे, वो बेवकूफ तो बिल्कुल नहीं हो सकते थे। उनमें से हर एक अकाल और लड़ने की ताकत से भरपूर असली एक्सपर्ट था। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, शार्क डेमन और सू बायमन के चेहरे और भी उदास होते गए। उन्होंने लड़ाई की शुरुआत में ही चुपके से ज़ॉम्बी अलायंस के हेडक्वार्टर्स से मदद मांग ली थी। लड़ाई इतनी देर तक चल चुकी थी कि जिन्हें आना चाहिए था वो अब तक आ जाते, लेकिन कोई मदद नहीं पहुंची थी। ब्लेजिंग हेवन डीमनेस यहां अचानक नहीं आई थी, उसने पहले ही जिम्मेदार लोगों को रिश्वत दे दी थी और पूरी तैयारी कर ली थी, इसीलिए शार्क डेमन और सू बायमन की मदद की गुहार बेकार गई। शार्क डेमन ने तो यहां तक अंदाजा लगा लिया था कि ब्लेजिंग हेवन डीमनेस ने पहले हाई ज़ॉम्बी अलायंस के टॉप मेंबर्स के साथ फायदे बांटने का एग्रीमेंट कर लिया है। एक पाल में शार्क डेमन और सू बायमन के दिल डूब गए, उनकी लड़ने की हिम्मत कम होती गई और उनके अंदर का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया, पीछे सिर्फ गहरी निराशा बची। बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, छोटी मछली कीड़े मकोड़े खाती है, यह इस गू की दुनिया का आम दस्तूर था। यह कपल, जो शुरुआत से ही बड़ी मछली बने हुए द अब ब्लेजिंग हेवन डीमनेस के सामने छोटी मछली बन गए थे। रैंक 8, वो भला उसका मुकाबला कैसे कर सकते थे? और तो और जब ब्लेजिंग हेवन डीमनेस के पास ना सिर्फ ऐसी ताकत थी, बल्कि उसके पास उतनी ही तेज बुद्धि भी थी। शार्क डेमन और सू बायमन के पास कोई उम्मीद नहीं बची थी, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लेते। साय, शार्क डेमन ने एक लंबी सांस ली और फिर अचानक अपना सर झुका लिया। बहुत हुआ, लेडी ब्लेजिंग हेवन डीमनेस, प्लीज रुक जाइए। हम काबिल नहीं हैं। ज़ॉम्बी अलायंस के हालात को देखते हुए बेहतर होगा कि आप ही हमें लीड करें और यूलू ब्लेस्ड लैंड पर कब्जा करें। ही, शार्क डेमन, तुम जानते हो कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है। बहुत खूब। ब्लेजिंग हेवन डीमनेस की हंसी बैटलफील्ड के ऊपर से आई। उसकी हंसी रुकी और बैटलफील्ड में मौजूद सारे नकली जिस्म जलकर राख हो गए। अटैक करने के लिए कोई टारगेट ना होने पर
वन फिंगर फ्लो शार्क हैरान परेशान वहीं खड़ी रही, उस समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। शार्क डेमन ने एक और ठंडी सांस ली, उसने अपने होठ भींचे और सीटी जैसी आवाज निकली। वन फिंगर फ्लो शार्क शांत हो गई, उसने हल्की सी अपनी पूंछ हिलाई और समुंदर में वापस डूब गई और जल्द ही गायब हो गई। साफ था, वो रिवर ऑफ टाइम में वापस चली गई थी। शार्क डेमन के तरीके ने फैंग युआन जैसे बहरी लोगों को हैरान कर दिया। वन फिंगर फ्लो शार्क पर शार्क डेमन का प्रभाव काफी जबरदस्त था। अगर यूज थोड़ा और वक्त मिलता तो शायद वो सच में इस इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट को कंट्रोल कर लेता। इस वक्त वन फिंगर फ्लो शार्क पर लगे तीनों टाइम पाथ इमॉर्टल गू नेचुरली शार्क डेमन के हाथों में आ जाते। ब्लेजिंग हेवन डीमनेस ने अपना असली रूप दिखाया, उसने शार्क डेमन को एक गहरी नजर से देखा और फिर अपनी निगाहें फैंग युआन की तरफ घुमाई। तुम हो जिंग शियांगजी? जी मैं हाई हूं। ब्लेजिंग हेवन डीमनेस ने एक ऐसे जबरदस्त लहजे में ऐलान किया जिसे माना नहीं किया जा सकता था। आज से मैंने तुम्हें अपने काम पर रख लिया है। आगे यूलू ब्लेस्ड लैंड पर हमले में तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, मैं जरा सी भी सुस्ती बर्दाश्त नहीं करूंगी। चैप्टर 922 100 दिन की लड़ाई का अंत। ब्लेजिंग हेवन डीमनेस का इतना रोबदार हुक्म सुनकर फैंग युआन को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि वो कुछ हद तक खुश था। शार्क डेमन और सु बायमन, इस कपल ने यूलू ब्लेस्ड लैंड पर अटैक करने के लिए काफी मेहनत की थी। आखिर में जब वो अपनी मेहनत का फल पाने ही वाले द ब्लेजिंग हेवन डीमनेस ने जबरदस्ती यूज उनसे छीन लिया। वो सच में काफी दया के पात्र थे। शार्क डेमन और सु बायमन ने इसमें बहुत कुछ लगाया था, उनकी लगभग पूरी जिंदगी की कमाई इसमें इन्वेस्ट हो चुकी थी। ब्लेजिंग हेवन डीमनेस के हाथों लूटने के बाद उनकी हालत काफी खराब हो गई थी, उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। फैंग युआन की पिछली जिंदगी में शार्क डेमन और सु बायमन तब मारे गए थे जब शार्क सी पर दूसरों ने हमला किया था। क्या ये उसकी एक वजह थी? लेकिन फैंग युआन को ब्लेजिंग हेवन डीमनेस के इस काम से कोई नफरत नहीं हुई और ना हाई यूज शार्क डेमन और सु बायमन की हालत पर कोई तरस आया। अगर उसके पास ब्लेजिंग हेवन डीमनेस जैसा कल्टिवेशन लेवल होता तो शायद वो इससे भी ज्यादा रौब से काम लेता। बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, यह कल्टिवेशन वर्ल्ड का नियम था। यह खून खराबे वाला और बेहद क्रूर था। लेकिन कोई भी इंसान जो थोड़ा उम्र दराज और तजुर्बेकार होता वो समझता ये नॉर्मल बात थी, ये प्रकृति के हर हिस्से में लागू होती थी। फैंग युआन के इस दुनिया में आने से पहले भी अर्थ पर इंसानी समाज ऐसा ही था, जहां फायदे की बात आती थी दोस्त एक दूसरे को धोखा दे देते थे, भाई दुश्मन बन जाते थे। ये सब बहुत आम था। फर्क सिर्फ इतना था कि वो लोग अपने कामों को बड़ा और नेक दिखाने के लिए बहनों का इस्तेमाल करते थे। सच तो ये था कि कुछ लोग ऊपर से तो भले दिखते थे, लेकिन अंधेरे में वो गंदे और नीच होते थे। लेकिन ये गलत नहीं था। जिंदा रहना और अपनी वंश बढ़ाना हर जीव का स्वभाव था। लेकिन ब्लेजिंग हेवन डीमनेस के दखल ने एक बहुत बड़ा असर डाला था जो फैंग युआन के प्लान्स को प्रभावित करेगा। ब्लेजिंग हेवन डीमनेस का कल्टिवेशन लेवल बहुत हाई है, वो होशियार और हिसाबी भी है, शार्क डेमन और सु बायमन से 100 गुना ज्यादा मुश्किल। लेकिन उसके पास दौलत काफी है, शायद वो मुझे स्टार थॉट इमॉर्टल गू रिफाइन करने में सब्सिडाइज कर सकती है। एक और फायदा भी है, उसके करीब रहने से मुझे नॉर्दर्न प्लेन्स ज़ॉम्बी अलायंस में वापस जाने और अर्थ फ्रेंच में एंटर करने का बेहतर चांस मिलेगा ताकि मैं वो खजाना हासिल कर सकूं। एक सांस में फैंग युआन ने सारी बातें सोच ली थी। जैसे हाई ब्लेजिंग हेवन डीमनेस ने अपनी बात खत्म की, फैंग युआन ने अपने हाथ जोड़े और कड़वी मुस्कान के साथ बोला, मेन लेडी ब्लेजिंग हेवन डीमनेस के हुक्म को टालना नहीं चाहता, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियां हैं। मैंने अभी लॉर्ड शार्क डेमन से भी इस बारे में बात की थी। आखिरी बैटलफील्ड किलर मूव को सुझाने के लिए मुझे पहले एक रैंक 6 विजडम पाथ इमॉर्टल गू रिफाइन करना होगा। शार्क डेमन ने ठंडी सांस भरी। फैंग युआन ने काफी जल्दी पाला बदल लिया था। सु बायमन ने अपने मन में सोचा, यह जिंग शियांगजी आमतौर पर एक जेंटलमैन लगता था, लेकिन यह सोचना गलत था कि उसकी कोई रीढ़ की हड्डी नहीं है। वो दूसरों की चापलूसी कर सकता है और उनके सामने झुक सकता है, उसमें जरा भी शराफत नहीं है। फैंग युआन ने उनकी सोच की परवाह नहीं की। वो लोग इस खेल से पहले ही बाहर हो चुके थे, जबकि फैंग युआन, जो बीच में शामिल हुआ था, टिकने में कामयाब रहा। फैंग युआन की सीधी नजर देखकर ब्लेजिंग हेवन डीमनेस ने अपनी थोड़ी को रगड़ा। वो गहरी मुस्कान के साथ बोली, तुम इमॉर्टल गू रिफाइन करना चाहते हो? ही, ये तो आसान है, मैं तुम्हें फंड करूंगी। नॉर्दर्न प्लेन्स, लुओपो वैली। एक और जमीन हिला देने वाली घमासान लड़ाई अभी अभी खत्म हुई थी। बैटलफील्ड होने के नाते लुओपो वैली की हालत खराब थी, हर तरफ टूटे हुए पत्थर बिखरे पड़े थे,
ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ भूकंप और तूफान दोनों एक साथ आए हों। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स को अलग अलग चोटें आई थी। वो इस वक्त अपना सारा ध्यान फंग जिउगे पर लगाए हुए थे। प्रशंसा, डर, उलझन, बोझिलपन, खौफ, कॉम्प्लेक्सिटी, उनके मन में कई अलग अलग भाव आ रहे थे। फंग जिउगे फिर से जीत गया। उसका ओपोनेंट कीन बाइशेंग है, लेकिन अपनी ताकत के बावजूद वो फंग जिउगे के जबरदस्त हमलों का सामना नहीं कर पाया। वो लगातार 7 लड़ाइयां जीत चुका है। कीन बाइशेंग तो फंग जिउगे के सामने बिल्कुल कमजोर पड़ गया है। 100 दिन की लड़ाई, 100 दिन के बाद ही हमें नतीजा देखने को मिला। सच कहूं तो कीन बाइशेंग बेहद ताकतवर है, लेकिन उसका सामना एक उससे भी ज्यादा ताकतवर ओपोनेंट से हो गया, फंग जिउगे। वक्त देखा जाए तो सेंट्रल कॉन्टिनेंट के ग्रुप ने लुओपो वैली पहुंचकर यूएस पर 3 महीने से ज्यादा हमला किया था, जिसका सामना शैडो सेक्ट के कीन बाइशेंग और दूसरों ने बड़ी जिद से किया था। 100 दिन की लड़ाई, ये सच में 100 दिन की लड़ाई थी। आम हालातों में गू इमॉर्टल्स इतने लंबे वक्त तक नहीं लड़ते। स्केल के हिसाब से सेंट्रल कॉन्टिनेंट और नॉर्दर्न प्लेन्स के 10 से ज्यादा गू इमॉर्टल्स इसमें शामिल थे। वो सभी बेहतरीन एक्सपर्ट्स थे। कहा जा सकता है कि पिछले 1000 सालों में पांचों रीजन्स में इतने बड़े पैमाने पर कोई लड़ाई नहीं हुई थी। अगर इसका ऐलान हो जाता तो दुनिया हिल जाती, हंगामा मच जाता, अनगिनत देखने वालों का ध्यान अन पर आ जाता। लेकिन अफसोस की बात थी, चाहे वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स हो जो चुपके से जांच कर रहे थे, या अंधेरे में रहने वाला शैडो सेक्ट, वो दोनों ही नहीं चाहते थे कि इस लड़ाई के बारे में किसी को पता चले। इसलिए ये लड़ाई जो पूरे पांचों रीजन्स को हिला सकती थी, शुरू से आखिर तक एक राज बनी रही। इस मामले में दोनों पक्षों में एक तरह की न कही समझ थी। जब से 100 दिन की लड़ाई शुरू हुई थी, सबसे अहम किरदार हमेशा फंग जिउगे और कीन बाइशेंग रहे थे। शुरुआत में वो बराबरी पर मामला अटका हुआ था। कीन बाइशेंग, जिसके पास टेरिटोरियल एडवांटेज और बैटलफील्ड किलर मूव 100 मिलियन स्लॉटरफील्ड था, थोड़ा सा आगे था। लेकिन उसके बाद फंग जिउगे लड़ते लड़ते और भी मजबूत होता गया। उसने अपना जबरदस्त टैलेंट और काबिलियत दिखाई। दोनों तरफ धीरे धीरे बराबर हो गए। फिर फंग जिउगे ने धीरे धीरे अपना एडवांटेज बढ़ाना शुरू कर दिया। आखिर में पिछले कुछ दिनों में फंग जिउगे की बैटल स्ट्रेंथ लंबी घमासान लड़ाई के बाद बढ़ गई थी और आखिरकार उसने कीन बाइशेंग को हरा दिया। 1 या 2 जीत कुछ नहीं होती, लेकिन लगातार 7 लड़ाइयां जीतना ये साबित करता था कि फंग जिउगे ने मजबूती से एडवांटेज हासिल कर लिया था। शैडो सेक्ट के मेंबर्स धीरे धीरे लुओपो वैली के सबसे गहरे हिस्से में पीछे हट गए। हारे हुए दुश्मन का पीछा नहीं करना चाहिए। फंग जिउगे गर्व से सबसे आगे खड़ा था। अपने दुश्मनों को घाटी में छिपते देखकर उसने शांति से कहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसके जिस्म पर दर्जन भर से ज्यादा GHAAV, उसके होठों के कोनों और आईब्रोज से खून टपक रहा था। उसका पहले से भरा हुआ गू इमॉर्टल ऑरा ऐप तक के सबसे निचले स्टार पर आ गया था। लेकिन यह सब उसकी एवं की चमक को छिपा नहीं सकता था। हर बार जब वो कीन बाइशेंग से लड़ता, यह एक मुश्किल और खतरनाक लड़ाई होती थी। लेकिन इन्हीं कठिन लड़ाइयों की वजह से फंग जिउगे और निखर सकता था, जैसे एक पत्थर हीरे को रगड़कर उस और चमकीला बना देता है। जब से फंग जिउगे ने स्पिरिट एफिनिटी हाउस ज्वाइन किया था, उस ऐसी घमासान लड़ाइयों में शामिल होने का मौका कम ही मिला था। स्पिरिट एफिनिटी हाउस सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 महान प्राची सेक्ट्स में से एक था। फंग जिउगे का रुतबा और इज्जत बहुत ऊंची थी। कोई उससे पंगा नहीं लेना चाहता था। ये लड़ाई जो 100 दिन तक चली, दूसरे गू इमॉर्टल्स को दर्द और तकलीफ देती, लेकिन फंग जिउगे को एक नॉस्टैल्जिक खुशी महसूस हो रही थी। इससे यूज वो शानदार दिन याद आ गए जब वो अभी भी डिमोनिक पथ पर था। लेकिन उसके दिल में हल्का सा अफसोस था। डिमोनिक पाथ, अपनी पूरी ताकत से लड़ना। अफसोस, मैं अब ऐसे एक्साइटिंग टाइम में वापस नहीं जा सकता। ए फ्लैट, फंग जिउगे का एक परिवार था। वो आसानी से रिस्क नहीं ले सकता था। इसके अलावा उसके पीछे खड़े ये गू इमॉर्टल्स दूसरे नो सेक्ट से उनके इरादे समझना मुश्किल था। अगर फंग जिउगे लड़ने के बाद सच में बुरी तरह जख्मी हो जाता, तो कौन जानता था कि वो क्या एक्शन लेते। फंग जिउगे को अपनी पत्नी बाई किंग की दी हुई हिदायत याद आई। आखिरकार उस जमाने में फंग जिउगे ने सभी 10 सेक्ट्स को चैलेंज किया था और उन्हें शर्मिंदा किया था। स्पिरिट एफिनिटी हाउस ज्वाइन करने के बाद उसने दूसरे नो सेक्ट्स को दबाकर रखा था, उन्हें पलटने का कोई मौका दिए बिना। जब भी फंग जिउगे बोलता, दूसरे इमॉर्टल्स को सुनना पड़ता था। 100 दिन की लड़ाई के बाद फंग जिउगे की शोहरत हर किसी के दिल में गहरी उतर चुकी थी। खौफ खौफ खौफ। घाटी में पीछे हटने के बाद
कीन बाइशेंग बेकाबू होकर खांसने लगा। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद था, हर बार खांसने पर खून निकलता था। तुम्हारी चोटें और भी गहरी हो रही हैं, फेरी जियांगयू, जो उस संभाल रही थी, ने चिंता से कहा। उसके माथे पर सिलवटें थीं। फंग जिउगे बहुत कमीना है। हे लैंगजी, जिसने अपना एक हाथ खो दिया था, ने गुस्से से गुर्राते हुए कहा। भले ही वो ऊपर से तुमसे अकेले लड़ रहा है, लेकिन असल में वो अपने लोगों से आगे बढ़ने का नाटक करवा रहा है, हमारे डिफेंसेस को धमका रहा है और तुम्हें डिस्ट्रैक्ट होने पर मजबूर कर रहा है। अगर ऐसा ना होता तो तुम लगातार क्यों हारते? कीन बाइशेंग ने गंभीरता से कहा। और कुछ मत कहो। जीतने वाला सब कुछ ले जाता है, हार हार होती है, बहनों की कोई जरूरत नहीं। इस फंग जिउगे में सच में जबरदस्त टैलेंट है। अपनी खुद की समझ से उसने अपना पर्सनल साउंड पाथ किलर मूव बनाया और इस मुकाम तक पहुंचा। एक दुश्मन होने के नाते भी मैं सच में उसकी तारीफ करता हूं। अपने फायदों का इस्तेमाल करके साजिश रचना, चाल चलना और बढ़त हासिल करना, यही लड़ने का तरीका है। अगर वो ये तरीके इस्तेमाल ना करता तो मेन यूस नीची नजर से देखता। ये कहते हुए कीन बाइशेंग फिर से खांसा और एक बड़ा सा गर्म खून का घूंट थूका। उसने कमजोरी से हौंफते हुए अपने चारों तरफ देखा। 100 दिन की लड़ाई के बाद सिर्फ 5 लोग बचे थे, हुई फंगजी, ही चेंग, जियांगयू, हे लैंगजी और वो रहस्यमय काले चोगे वाला गु इमॉर्टल। शुरुआत में उनके पास जू सॉन्गजी भी था, लेकिन जब उन्होंने लंग या ब्लेस्ड लैंड पर हमला किया तो यूज फैंग युआन ने मार दिया। लैंग या ब्लेस्ड लैंड से निकलने के बाद डुहेरी मैन गु इमॉर्टल्स उनके साथ जुड़े, लेकिन वो दोनों 100 दिन की लड़ाई में सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गु इमॉर्टल्स के हाथों मारे गए। लेकिन सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गु इमॉर्टल्स को ज्यादा नुकसान हुआ। एंशिएंट सोल सेक्ट का ओल्ड ओरेकल, 7 हाई स्पिरिट बटरफ्लाई वैली और कॉम्बैट इमॉर्टल सेक्ट के 2 गु इमॉर्टल्स मारे गए थे। कीन बाइशेंग का फायदा उठाने की कोशिश करना, भला ये कैसे मुमकिन था? यहां तक कि सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 महान प्राची सेक्ट्स को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन इस मोड़ पर सबसे अहम मेंबर, सपोर्ट का स्तंभ, कीन बाइशेंग, बुरी तरह जख्मी था। लुओपो वैली का टेरिटोरियल एडवांटेज खत्म हो चुका था। बचे हुए 5 गु इमॉर्टल्स जानते द 100 दिन की लड़ाई खत्म हो चुकी थी और वो हारने वाले थे। कीन बाइशेंग ने उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश की। भले ही हम लड़ाई हार गए, लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुई है। फंग जिउगे का ग्रुप एकजुट नहीं है, वो पूरे दिल से हमसे नहीं लड़ सकते। मैंने काफी वक्त निकालने में सफलता हासिल की है। हमें बस एक और रात का इंतजार करना है। जब वो इमॉर्टल गु घाटी में मेच्योर हो जाएगा, हम अपना मकसद हासिल कर लेंगे। कल तुम पांचों बाहर निकल जाना, मैं इन सेंट्रल कॉन्टिनेंट के लोगों को रोकूंगा। लॉर्ड कीन बाइशेंग। सभी शॉक थे। कीन बाइशेंग का फैसला सीधे मौत को दावत देना था। ये समझना मुश्किल था। उनके नजरिए से अगर ये हुई फंगजी, ही चेंग या हे लैंगजी होते तो इस हालत में वो जरूर सिर्फ अपनी जान की परवाह करते। वो भला दूसरों की परवाह क्यों करते? या कहीं ये एक चाल तो नहीं थी? हुई फंगजी, ही चेंग और हे लैंगजी ने अपनी सोच अपने तक राखी। उन्होंने चुपके से शैडो सेक्ट के 3 लोगों को देखा, कीन बाइशेंग, जियांगयू और वो रहस्यमयी काले चोगे वाला गु इमॉर्टल। वो शैडो सेक्ट के कोर मेंबर्स द, बाकी सब तो बस बाहर से मदद करने आए थे। खामोशी छा गई। सभी अपने आराम करने की जगह पर चले गए। यही होगा। इस वक्त का इस्तेमाल आराम करने के लिए करो। कल तुम्हारी परफॉर्मेंस हाई तय करेगी कि तुम यहां से निकलने में सफल होते हो या नहीं। कीन बाइशेंग ने कमजोरी से हाथ हिलाकर उन्हें भेजे दिया। हे चेंग, हुई फंगजी और हे लैंगजी बहुत भारी महसूस कर रहे थे। उनकी निगाहें अनिश्चित थीं। तीनों ने बिना कुछ कहे एक साथ आराम करने का फैसला किया। वो शैडो सेक्ट के संभावित धोखे से खुद को बचा रहे थे। लेकिन देर रात में तीनों को कीन बाइशेंग ने बुलाया। चैप्टर 923 बाहर निकलना। देर रात लुओपो घाटी में कीन बाइशेंग और बाकी 5 इमॉर्टल्स इकट्ठे हुए। कीन बाइशेंग ने खुलेआम एक इमॉर्टल गुअस रहस्यमय काले चोगे वाले गु इमॉर्टल को दिया। यह इमॉर्टल गु बहुत जरूरी है, मैं इसे अब तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। काले चोगे वाले गु इमॉर्टल ने सर हिलाया। वो एक अंधेरे के पर्दे में लिप्त हुआ था। इस वक्त तक भी शैडो सेक्ट के बाहर के किसी भी गु इमॉर्टल ने उसका चेहरा नहीं देखा था। वो सिर्फ इतना जानते थे कि उसकी बैटल स्ट्रेंथ कमाल की है, लगभग रैंक 7 के अपर टियर के बराबर। कीन बाइशेंग पीछे मुड़ा और जियांगयू को गंभीरता से निर्देश देते हुए बोला, मैं मर सकता हूं, तुम भी मर सकती हो, लेकिन प्लान के लिए उसका जिंदा रहना जरूरी है, हम उसको खो नहीं सकते। फेरी जियांगयू ने भी गंभीरता से सर हिलाया। मैं सिर्फ इतनी गारंटी दे सकती हूं कि मेरे मरने से पहले वो नहीं मारेगा।
हे चेंग और बाकी लोग हैरानी से सुन रहे थे। यह शैडो सेक्ट आखिर किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन था? ये अपने गू इमॉर्टल्स को खुद के नुकसान की परवाह न करने पर मजबूर कर सकता था, भले ही उन्हें अपनी जान कुर्बान करनी पड़े, उन्हें मिशन पूरा करना ही होता था। गू इमॉर्टल्स को इतना वफादार बनाना, ये तो सुपर फोर्सेस के लिए भी हासिल करना मुश्किल था। ये एक अकल्पनीय बात थी। एक पाल बाद शांत लुओपो घाटी में बिजली कड़कने जैसे धमाके गूंज उठे। एक बेहद तेज आवाज ने पूरी घाटी को भर दिया। साथ ही एक तीखी चेतावनी भी सुनाई दी, दुश्मन का हमला। चेतावनी देने वाली फेरी लिंग में लगातार पीछे हट रही थी। उसके सामने जियांगयू, हुई फंगजी, हे लैंगजी, ही चेंग और वो रहस्यमय काले चोगे वाला गो इमॉर्टल एक साथ हमला कर रहे थे। दुश्मन इतनी ताकत से हमला कर रहा था, फेरी लिंग में उनका सामना कैसे करती? उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, वो था भागना। फेरी लिंग में हेवंस एनवी मैनर से थी, उसके और फेरी आउजू के पास रैंक 7 क्रेसेंट मून गू का कंट्रोल था। अगर वो दोनों मिलकर काम करते तो वो किलर मूव पीएलएस क्रेसेंट मून स्लैश चला सकते थे। पीएलएस क्रेसेंट मून स्लैश बेहद शक्तिशाली था। यह हेवंस एनवी मैनर के मशहूर सिग्नेचर किलर मूव्स में से एक था। फेरी आउजू और फेरी लिंग में हमेशा एक दूसरे के साथ रहती थीं, वो शायद ही कभी अलग हुई हों। लेकिन अब, क्योंकि सेंट्रल कॉन्टिनेंट के ग्रुप में लोग कम थे, उन्हें लुओपो घाटी के बड़े एरिया को घेरना था, इसलिए लिंग में और आउजू के पास अलग होने के अलावा कोई चारा नहीं था। जैसे हाई शैडो सेक्ट का ग्रुप बाहर निकला, फेरी लिंग में अचानक से घिर गई। वो अकेले लड़ रही थी और बेहद खतरनाक सिचुएशन में फंस गई। मारो इसे। 5 गो इमॉर्टल्स के ग्रुप की लीडर फेरी जियांगयू मारने के इरादे से भरी हुई थी। उसकी ईंख लाल थी और उसके हमले बेहद खतरनाक थे। भले हाई फेरी लिंग में एक बेजोड़ सुंदरी थी, 5 गो इमॉर्टल्स में से किसी ने भी उसकी खूबसूरती के कारण उस पर जरा भी रहम नहीं दिखाया। उनके किलर मूव्स एक के बाद एक इस्तेमाल किए जा रहे थे। वो सिर्फ तभी रुकते जब फेरी लिंग में मर जाती। जिंदगी और मौत के यूएस पाल के बीच फेरी लिंग में ने हिम्मत से एक इमॉर्टल गू को नाश्त करने का फैसला किया, जिसने यूज 3 सांस का वक्त दिया। इस दौरान फेरी लिंग में ने एक गू फॉर्मेशन एक्टिवेट किया। उसका शरीर हवा और बारिश के बीच गायब हो गया। अगले हाई पैल वो बहुत दूर प्रकट हुई। हफ हफ हफ। फेरी लिंग में जोर जोर से सांस ले रही थी, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने अपनी जान बचाई थी, उसके चेहरे पर अभी भी डर था, उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीग गई थी। बहुत करीब, बहुत करीब। मैं जिंदगी और मौत के बीच थी। ये सब इस गू फॉर्मेशन की बदौलत है। फेरी लिंग मैंने मन ही मन शुक्रिया अदा किया। यह गू फॉर्मेशन गू इमॉर्टल होंग ची मिंग ने बहुत मेहनत से बनाया था। होंग ची मिंग विंड क्लाउड मैनर से था, जो सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 महान प्राची सेक्ट्स में से एक था। वो गू फॉर्मेशंस में माहिर था और पूरे सेंट्रल कॉन्टिनेंट में मशहूर था। गू फॉर्मेशंस में किलर मूव्स के मुकाबले एक कमी होती है कि उन्हें तुरंत एक्टिवेट नहीं किया जा सकता। उन्हें एक्टिवेट होने में लंबा समय लगता है और वो घमासान लड़ाइयों में अलग अलग इस्तेमाल के लिए उतने फ्लेक्सिबल नहीं होते। लेकिन एक बार एक्टिवेट होने के बाद वो एक बड़ा फायदा देते हैं। वो अक्सर इमॉर्टल किलर मूव्स से तेज होते हैं और कम रिसोर्सेस खर्च करते हैं। ठीक इसी वजह से फेरी लिंग में बच गई। फेरी लिंग में को बचकर निकलते देख फेरी जियांगयू ने मन ही मन ठंडी सांस भरी। बाकी 4 गू इमॉर्टल्स ने भी अफसोस भरी निगाहों से देखा। पहले 100 दिन की लड़ाई के दौरान लिंग में और आउजू ने मिलकर पीएलएस क्रेसेंट मून स्लैश चलाया था। वो शैडो सेक्ट के लिए एक बड़ा खतरा थे। लगभग सभी गू इमॉर्टल्स इस मूव से अलग अलग हद तक जख्मी हुए थे। बदकिस्मती से शुरुआत में शैडो सेक्ट के पास टेरिटोरियल एडवांटेज था, लेकिन सेंट्रल कॉन्टिनेंट ने उनके गू फॉर्मेशंस एक एक करके तोड़ दिए और अब सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स ने अपने खुद के गू फॉर्मेशंस बना लिए थे। लुओपो घाटी का बहरी इलाका अब उनका टेरिटरी था। जब हम उस मार नहीं सकते तो हम आगे बढ़ते रहेंगे, फेरी जियांगयू चिल्लाई। वो दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ी। लिंग में पीछे हट गई। सेंट्रल कॉन्टिनेंट की तरफ तुरंत उनके डिफेंसेस में एक गैप बन गया। उन्हें इस घेरेबंदी से जल्दी निकलना था, मौका हाथ से निकल रहा था। लिंग में, तुम ठीक हो? फेरी आउजू ने एक सफेद ब्लाउज पहना हुआ था। वो तेजी से आई, उसके चेहरे पर हैरानी और गुस्सा साफ दिख रहा था। हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, यही मारो, चेन जेनची चिल्लाया। क्या अब जाना थोड़ा लेट नहीं हो गया? बू फेई यान ने ताना मारा। भले हाई फेरी आउजू और फेरी लिंग में अलग थे, वो काफी करीब थे, इसलिए वो पहले पहुंच सकी। जहां तक चेन जेनची और बूफे यान की बात है, वो फेरी आउजू के साथ ही पहुंच सके क्योंकि उनके पास कमाल की स्पीड थी। 9 हेवंस का जेनची, उसके पीछे फियान।
डैम इट। हे चेंग ने अपने दांत पीसे, उस बहुत प्रेशर महसूस हो रहा था। चेन जेनची और बू फेइयान सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल दुनिया में दो मशहूर फ्लाइंग ग्रैंड मास्टर्स थे। नाइन हेवंस का जेनची मिरियड ड्रैगन डॉग के चेन जेनची को कहते थे, जबकि उसके पीछे फियान हेवनली लोटस सेक्ट के बू फेइयान के बारे में कहा जाता था। जेंगयू और बाकी इमॉर्टल्स इस जगह से निकलना चाहते थे। उनकी सबसे बड़ी चिंता इन दोनों जैसे स्पीड में माहिर पीछा करने वाले थे। अन तीनों को पास आते देख शैडो सेक्ट के पांचों इमॉर्टल्स ने एक लफ्ज तक नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ बाहर निकलने पर फोकस किया। उसी पाल एक रोशनी की दीवार प्रकट हुई जिसने पांचों इमॉर्टल्स को रोक दिया। यह एक गू फॉर्मेशन का एक्टिवेशन था। यह विंड क्लाउड मैनर के होंग ची मिंग का काम था। भले हाई होंग ची मिंग वहां नहीं था, उसकी आवाज गू फॉर्मेशन के अंदर से सुनाई दी। लॉर्ड फंग जियोगे ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि तुम लोग बाहर निकलने की कोशिश करोगे। अभी सरेंडर कर दो और हो सकता है हम तुम्हारी जान बख्श दें। जैसे ही उसने ये कहा, एक बेहद शक्तिशाली ऑरा एक बढ़ते हुए ड्रैगन की तरह उनके पास आ गया। ये ऑरा इतना शानदार और विशाल था, शैडो सेक्ट के मेंबर्स इससे परिचित द यह फंग जियोगे था। उनके चेहरे पर घबराहट के साथ ठंडा पसीना आ गया। 100 दिन की लड़ाई के बाद पांचों इमॉर्टल्स साफ जानते द भले ही वो मिलकर काम करें, वो फंग जियोगे का मुकाबला नहीं कर सकते। क्या उनकी बच निकलने की कोशिश फेल हो जाएगी? जब पांचों इमॉर्टल्स उम्मीद खून के करीब द एक सुनहरा तीर आया और उन्हें रोकने वाली रोशनी की दीवार के आर पार हो गया। डोर होंग ची मिंग का शरीर कांप गया, जैसे उस बिजली का झटका लगा हो। उसने एक मुंह खून थूका, उस गहरी चोट लगी। सुनहरा तीर चलाने वाला कीन बाइशेंग था। वो भला पांचों इमॉर्टल्स को फेल होते हुए कैसे देख सकता था? इसलिए उसने जबरदस्ती अपने जख्मी शरीर को हिलाया और लिंग में आओजू, चेन जेनची और बू फेइयान को रोका। 4 सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स तेजी से आए लेकिन उतनी ही तेजी से हार गए। वो सिर्फ हारे नहीं, वो पूरी तरह फेल हो गए। फंग जियोगे की तरह कीन बाइशेंग भी ऐसा नहीं था जिसे बाकी सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स रोक सकें। कीन बाइशेंग ने सेंट्रल कॉन्टिनेंट के चारों इमॉर्टल्स को मारा नहीं, उसने उन्हें पीछे हटने दिया। उसका ध्यान मुख्य रूप से फंग जियोगे पर था। फंग जियोगे की निगाहें चमक रही थीं, वो कीन बाइशेंग की चोट को पहले ही समझ चुका था। वो बड़ी शान से मुस्कुराया और बोला, तुम सब इतनी जल्दी में हो, बिना अलविदा कहे जाना ठीक नहीं। अगर जाना ही है तो कम से कम मेरा विदाई गीत तो सुनते जाओ, है ना? इमॉर्टल किलर मूव, ग्रीन जेड सॉन्ग। शैडो सेक्ट के पांचों इमॉर्टल्स पीछे हेट, कोई दर्द से चिल्लाया तो कोई कर उठा। ग्रीन जेड सॉन्ग की रहस्यमयी शक्ति ने पांचों इमॉर्टल्स पर कुछ हद तक असर किया। हिट होने के बाद उनके शरीर धीरे धीरे जड़े में बदल रहे थे और वो एरिया लगातार फैल रहा था। पांचों इमॉर्टल्स दृढ़ निश्चयी लोग वो जानते थे कि ये एक प्रॉब्लम है और उन्होंने तुरंत अपने अस इन्फेक्टेड मांस को तोड़ दिया या खोद कर निकाल दिया। फौरन खून नदी की तरह बहने लगा। इमॉर्टल किलर मूव, सोल सप्रेशन। अगले हाईपैल कीन बाइशेंग ने हमला किया। उसकी शक्तिशाली सोल पाथ टेक्निक फंग जियोगे के चेहरे पर निशाना साध रही थी, अस पर दबाव डाल रही थी। फंग जियोगे का चेहरा बदल गया, उसने तुरंत अपना बचाव किया। कीन बाइशेंग के पास 2 बड़े ट्रम्प कार्ड्स एक था सोल पाथ किलर मूव सोल सप्रेशन, दूसरा था स्वॉर्ड पाथ किलर मूव 5 फिंगर फिस्ट हार्ट स्वॉर्ड। एक बार इस्तेमाल होने पर आम गू इमॉर्टल्स उसके एक हमले को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। फंग जियोगे के पास 3 ट्रम्प कार्ड्स पहला था हेवन एंड अर्थ सॉन्ग, दूसरा था ग्रीन जेड सॉन्ग और तीसरा था सबमिशन सॉन्ग। ना सिर्फ वो शक्तिशाली और शानदार बल्कि वो गहरे और रहस्यमयी भी थे। फंग जियोगे का ध्यान भटक गया, ग्रीन जेड सॉन्ग रुक गया और पांचों इमॉर्टल्स को अपने ऊपर से प्रेशर कम होता महसूस हुआ। वो तेजी से कुछ दूर भाग गए। कीन बाइशेंग ने फिर से एक मेटल पाथ किलर मूव इस्तेमाल किया। सुनहरी जंजीरें फंग जियोगे के हाथ पैरों से लिपट गईं, उसकास कर बांध दिया। फंग जियोगे दारा नहीं। 100 दिन की लड़ाई के दौरान दोनों ने एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान लिया था। कीन बाइशेंग के मेटल पाथ किलर मूव का फंग जियोगे पर कम हाई असर होता था। सुनहरी जंजीरें चेन जेनची और बाकियों पर ज्यादा असरदार थीं। फंग जियोगे के खिलाफ उन्हें तोड़ने में सिर्फ एक सांस का वक्त लगता। लेकिन इस पल कीन बाइशेंग के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी। मैं तुम्हें अब लुओपो घाटी के अंदर का असली राज दिखाता हूं। ये कहकर उसने अपने तरीके से कुछ एक्टिवेट किया। घाटी से अनगिनत रहस्यमयी रोशनियां निकली, उनमें से एक फंग जियोगे से टकरा गई। ये क्या है? फंग जियोगे ने सुनहरी जंजीरें तोड़ दी, लेकिन इसमें उसका वक्त बर्बाद हो गया, इसलिए वो रहस्यमयी रोशनी से बच नहीं पाया और स्थिर हो गया।
स्पेस पाथ की शक्ति, ये इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? ज्यादा दूर नहीं, डू फेरीज, लिंग में और आओजू भी रहस्यमय रोशनी से टकरा गईं, उनके चेहरे बदल गए और वो हौंफने लगीं। जहां तक चेन जेनची और बू फेई यान की बात है, वो बेहद तेज वो रहस्यमय रोशनी से बच गए। कीन बाइशेंग ने उनकी परवाह नहीं की, उसका मुख्य लक्ष्य फंग जियोगे को रोकना था। अभी उसका आधा लक्ष्य पूरा हो चुका था। हरकत मत करो, ये रोशनी नुकसानदेह नहीं है। फंग जियोगे तुरंत समझ गया, उसने चिल्लाकर उन्हें याद दिलाया। आउजू और लिंग में अनिश्चित दी, लेकिन अगले हाईपैल उन्होंने देखा कि फंग जियोगे ने विरोध करना बैंड कर दिया और रहस्यमय रोशनी उस लुओपो घाटी के गहरे हिस्से में खींच ले गई। कीन बाइशेंग की मुस्कान और चौड़ी हो गई, वो एक रहस्यमय रोशनी के पास गया और उस भी घाटी में खींच लिया गया। आउजू और लिंग में ने एक दूसरे को देखा, उन्होंने अपने दांत पीसे, फंग जियोगे पर विश्वास करने का फैसला किया, उन्होंने विरोध करना बैंड कर दिया और वो भी घाटी में चली गईं। ये घटनाओं का बदलाव सबकी उम्मीदों से परे था। वो सिर्फ एक पाल के लिए हैरान रह गए, फिर चेन जेनची ने रिएक्ट किया और शैडो सेक्ट के इमॉर्टल्स पर चिल्लाया, पहले इन्हें पकड़ो। ये एक समझदारी भरा फैसला था। ये देखते हुए कि वो बाहर निकलने ही वाले पांचों शैडो सेक्ट के इमॉर्टल्स को चेन जेनची और बूफेई यान ने रोक लिया। इसके बाद होंग ची मिंग, ओल्ड लॉर्ड कन्यांग और ओल्ड मैन टियन लोंग पहुंचे और घमासान लड़ाई शुरू हो गई। एक तरफ बच निकलने के लिए बेचैनी से लड़ रहा था, जबकि दूसरी तरफ उन्हें रोकने के लिए बेचैनी से लड़ रहा था। आह, कोई मुझे बचाओ! हे चेंग चिल्लाया, वो यहां सबसे कमजोर था। यूज एक मूव लगा और वो मेन पार्टी से अलग हो गया था। इसे इग्नोर करो, हमारे मेन टारगेट को बचाओ, बाहर निकलते रहो। फेरी जियंग यू चिल्लाई, उसने बेदर्दी से ही चेंग को छोड़ दिया, पूरी कोशिश से यूएस रहस्यमय काले चोगे वाले गो इमॉर्टल को बचा रही थी। उसी समय लुओपो घाटी के गहराइयों में एक रहस्यमय जगह पर। यह कौन सी जगह है? आउजू और लिंग में ने हैरानी और शक से इधर उधर देखा। तो ये बात थी, फंग जियोगे जो उनसे पहले अंदर आया था, ने पहले ही अपनी नजर हटा ली थी। ये तो असल में थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल की एक छिपी हुई सच्ची विरासत है। चैप्टर 924 एक साफ हवा के लिए इस बर्बाद जिस्म को त्यागना। इस रहस्यमय इलाके में रोशनी धीमे से चमक रही थी। वहां ना कोई पहाड़, ना नदियां, ना हवा, ना जमीन, वो जगह बिल्कुल खाली थी। ये सच है, जैसे हाइफंग जियोगे ने बोला। कीन बाइशेंग उसके सामने प्रकट हुआ, सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 3 इमॉर्टल्स को देखते हुए वो गहराई से मुस्कुराया। अगर ये थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल का इंतजाम ना होता तो मी भाई फैंग को यहां कैसे लाता? सच में, भले हाई कीन बाइशेंग बहुत शक्तिशाली था, लेकिन फंग जियोगे जैसे हजारों सालों में एक पैदा होने वाले अनोखे शख्स के सामने वो बेबस था। खासकर जब कीन बाइशेंग के दोनों ट्रम्प कार्ड्स दुश्मनों को फंसाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें मारने के लिए थे। फंग जियोगे को थोड़ी देर के लिए फंसाने के लिए यूज एन इंतजामों को एक्टिवेट करना पड़ा जो थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल ने खुद पिछले दिनों में किए थे। क्या ये सच में थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल की विरासत है? फेरी लिंग में ने उत्तेजित लहजे में पूछा। प्राचीन काल से गू कल्टिवेटर्स के लंबे इतिहास में अनगिनत प्रतिभाशाली और बहादुर लोग हुए हैं, लेकिन अगर ये लोग आसमान में चमकते सितारों की तरह थे, तो 10 रैंक 9 गू इमॉर्टल्स हर एक सूरज की तरह थे। वो रोशन और चकाचौंध अपनी रोशनी पूरी दुनिया में फैलाते थे। हर पीढ़ी के वेनरेबल, चाहे वो इमॉर्टल वेनरेबल हो या डेमन वेनरेबल, अपने युग के शिखर पर उन्होंने दुनिया पर राज किया और अपने समय में अजय थे। उनमें से थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल भी एक कथा थे। वो स्पेस पाथ में माहिर थी और उनके पास चोरी करने की अद्भुत काबिलियत थी। उन्होंने 7 हाई ट्रांसफॉर्मेशन पाथ भी कल्टिवेट किया और भेस बदलने में माहिर थे। रैंक 9 बनने से पहले वो हर तरह के लोगों का रूप ले सकते थे और उनकी पहचान का इस्तेमाल करके अपने नापाक इरादों को अंजाम देते थे। उन्होंने दुनिया भर में बड़े हंगामे खड़े किए, यूज एस्ट व्यस्त कर दिया। थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल का लॉन्ग हेयर एंसेस्टर से भी गहरा रिश्ता था। स्पेस एस्केप गू रिफाइन करने में असफलता लॉन्ग हेयर एंसेस्टर के मरने के बाद उनका जुनून बन गई। ये एक कथा बन चुकी थी। ऐसा व्यक्ति, उसकी विरासत, असल में उनके सामने थी। चाहे वो लिंग में हो या आउजू, इन दोनों फेरीज जिनके दिल बर्फ की तरह ठंडे उन्हें उत्तेजना महसूस हुई, उनके दिल में महत्वाकांक्षा की आग जल रही थी। लेकिन फंग जियोगे ने जल्दी ही उनका हौसला तोड़ दिया, इसके बारे में सोचना भी मत। थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल की विरासत ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम हासिल कर सको। लिंग में और आउजू के चेहरे बदल गए। ये सही था, यहां अभी भी फंग जियोगे और कीन बाइशेंग इंडू एक्सपर्ट्स के होते हुए थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल की विरासत उनकी कैसे हो सकती थी? फौरन
लिंग में और आओजू को गहरी निराशा हुई। फंग जिउगे की पीठ उनकी तरफ थी, वो उनके सामने खड़ा था लेकिन उनकी भावनाओं को समझ गया। उसने आगे कहा, तुम मेरी बात गलत समझ रही हो। थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल की विरासत की एक सख्त शर्त है, तुम दोनों यूज पूरा नहीं करती, मैं भी उस पूरा नहीं करता, और यहां तक कि भाईकीन के पास भी इसे हासिल करने का कोई चांस नहीं है। लिंग में और आओजू शॉक दी। उनमें से एक ने पूछा, ऐसा भी है? कीन बाइशेंग जोर से हंसा, भाई फंग को थीविंग हेवन की सच्ची विरासत के बारे में काफी कुछ पता है। लगता है अफवाहें सच हैं। स्पिरिट एफिनिटी हाउस के पास वकाई थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल की सच्ची विरासतों में से एक है। वो इस पर लंबे समय से रिसर्च कर रहे हैं, अफसोस कि कोई फायदा नहीं हुआ। फंग जिउगे की एक में चमक थी। उसने कीन बाइशेंग को घूरा और माना, सोचा ना था कि भाई कीन नॉर्दर्न प्लेन्स में रहते हुए सेंट्रल कॉन्टिनेंट की इतनी डिटेल्स जानते हैं। ये सच है, मेरा सेक्ट थीविंग हेवन की एक सच्ची विरासत को कंट्रोल करता है और कई सालों से इस पर रिसर्च कर रहा है। इन सालों में हमने कुछ चीजें सीखी हैं। लिंग में और आओजू ने एक दूसरे को देखा, वो हार मानने को तैयार नहीं थे। फेरी लिंग में ने पूछा, क्या मैं लॉर्ड फंग जिउगे से पूछ सकती हूं कि इसे हासिल करने का क्राइटेरिया क्या है? शायद हम यूज पूरा कर पाएं, कौन जानता है। फंग जिउगे की नजर कीन बाइशेंग पर टिकी हुई थी, वो लापरवाही नहीं कर सकता था। उसने कहा, क्या तुम थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल के ओरिजिन के बारे में जानती हो? वो पांचों रीजन्स का इंसान नहीं है, वो बहरी दुनिया से है, एक अदरवर्ल्डली डेमन। इसलिए उसने जो विरासतें छोड़ी हैं उनकी वारिस के लिए सिर्फ एक ही शर्त है कि वो एक अदरवर्ल्डली डेमन हो। मैं जाहिर है नहीं हूं, भाई कीन भी नहीं हो सकते, वरना वो इसे कब का हासिल कर चुके होते, अब तक इंतजार क्यों करते? क्या तुम दोनों अदरवर्ल्डली डीमंस हो? इससे पहले कि लिंग में और आओजू जवाब देते, कीन बाइशेंग ने अपनी आस्तीनें झटकी और हंसा। उसने इस संभावना को नकार दिया, इम्पॉसिबल। 100 दिन की लड़ाई में शामिल सभी गु इमॉर्टल्स अदरवर्ल्डली डीमंस नहीं हैं। अगर ऐसा ना होता तो मैं तुम में से किसी को यहां अंदर क्यों ना आने देता? अदरवर्ल्डली डीमंस? वो सच में होते हैं? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी नहीं देखा। थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल असल में एक अदरवर्ल्डली डेमन थे। लिंग में और आओजू चूक गए। फंग जिउगे ने सर हिलाया, भले हाय अदरवर्ल्डली डीमंस दुर्लभ हैं, लेकिन वो होते हैं। क्योंकि वो हमारी दुनिया से बाहर से आते हैं, इसका मतलब पांचों रीजन्स और 9 आसमानों के बाहर जरूर और भी दुनियाएं होंगी। बदकिस्मती से आज तक कोई गु वर्ल्ड से बाहर नहीं जा पाया है। लिंग में और आओजू ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने फिर पूछा, पांचों रीजन्स के अलावा सच में बाहर और भी दुनियाएं हैं? भले ही हम इस शर्त को पूरा ना कर पाएं, विरासत तो अपनी जगह पर है। जबकि हम इंसान जिंदा हैं, ये मत कहिए कि लॉर्ड फंग जिउगे की शक्ति के साथ भी आप इसे जबरदस्ती नहीं ले सकते। वो हार मानने को तैयार नहीं थे। ये एक थीविंग हेवन की सच्ची विरासत थी। एक्सपर्ट्स मांस खा सकते थे तो वो थोड़ी सी सूप पी सकते थे। दोनों फीमेल इमॉर्टल्स ज्यादा लालची नहीं थीं, वो बस इस लूट में से थोड़ा हिस्सा चाहती थीं। कीन बाइशेंग ने ताना मारा, ख्याली पुलाव। उस जमाने में जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल रैंक 9 बनने के बाद भी जब उनका सामना थीविंग हेवन की एक सच्ची विरासत से हुआ तो वो खाली हाथ लौटे। ना सिर्फ उन्हें कुछ नहीं मिला, बल्कि उनका नुकसान भी हुआ और वो एक दयनीय हालत में पहुंच गए। ही अगर ऐसा ना होता तो जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल अदरवर्ल्डली डीमंस से इतनी नफरत क्यों करते? तुम दोनों को लगता है कि तुम ये सच्ची विरासत हासिल कर सकती हो? ऐसा भी हुआ था? ये तो बहुत अजीब है। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल भी एक रैंक 9 गु इमॉर्टल हैं, वो थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल की एक सच्ची विरासत को उनके मरने के बाद भी नहीं ले पाए। लिंग में और आओजू ने अपनी खूबसूरत एड़ी बड़ी बड़ी करके देखा, वो आधा विश्वास और आधा शक कर रहे थे। फंग जिउगे ने इसका खानदान नहीं किया। उसने गंभीरता से कहा, थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल की स्पेस पाथ की समझ बेहद गहरी थी, ये लोगों की कल्पना से परे है। एक थियरी है, क्योंकि वो एक अदरवर्ल्डली डेमन द जब वो एक स्पेस पाथ गु इमॉर्टल बने तो एक खास तरह के स्पेस पाथ डाउ मार्क्स पैदा हुए। यह डाउ मार्क्स दूसरी दुनिया से आते हैं, वो पांचों रीजन्स और 9 आसमानों के लिए अनजान हैं। जिस स्पेस में हम अब हैं वो आम लगता है, लेकिन ये पहले हाईगू वर्ल्ड से परे जा चुका है। ये पांचों रीजन्स और 9 आसमानों के भीतर नहीं है। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल सच्ची विरासत हासिल करना चाहते थे, लेकिन वो इसके परिणामों से डरते थे, इसलिए वो असफल रहे और उनका नुकसान हुआ। वो इसके बारे में कुछ नहीं कर पाए। लिंग में और आओजू ने हैरानी से सांस ली। यह दोनों फंग जिउगे और कीन बाइशेंग के मुकाबले बहुत कम अनुभवी थी। ये पहली बार था जब उन्होंने वेनरेबल्स के बारे में ऐसे राज सुने थे। फौरन
लिंग में और आओ जू को लगा कि उनका नजरिया बढ़ गया है, लेकिन जल्द ही वो चिंतित और बेचैन हो गए। जब जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल भी इस रहस्यमय स्पेस का कुछ नहीं कर पाए, तो हम बाहर कैसे निकलेंगे? चिंता मत करो, जब तक हम हिलेंगे नहीं, 15 मिनट में हमें बाहर टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। फंग जिउगे ने विश्वास के साथ जवाब दिया। अगर कोई और गू इमॉर्टल्स यहां आते तो वो जांच करने के लिए अपने तरीके इस्तेमाल करते। इस मामले में वो मुश्किल में पड़ जाते, उनके फंसे रहने का समय बढ़ जाता। लेकिन स्पिरिट अफिनिटी हाउस के पास थीविंग हेवन की सच्ची विरासतों में से एक थी, और फंग जिउगे स्पिरिट अफिनिटी हाउस में एक बड़े पद पर वो इस सच्ची विरासत से निकलने का सही तरीका जानते थे। लेकिन इस पल कीन बाइशेंग ने अपना सर उठाया और हंसा। फंग जिउगे, जब मैंने इतनी मेहनत करके तुम्हें यहां लाया है, तो मैं तुम्हें जाने कैसे दे सकता हूं? हमेशा के लिए यहीं रहो। ये कहकर कीन बाइशेंग ने हमला कर दिया। उसका शक्तिशाली ऑरा हवा में फैल गया। लिंग में और आओ जू ने ऐसे बिहेव किया जैसे वो एक बड़े दुश्मन का सामना कर रहे हों। फंग जिउगे ने जल्दी से कहा, हरकत मत करना। इस जगह पर ऐसा लग सकता है कि हम एक दूसरे के बहुत पास हैं, लेकिन असल में हम एक दूसरे से बहुत दूर हैं। वो तुम्हें हमला करने के लिए उकसा रहा है। जैसे ही तुम करोगी, ये जगह बदल जाएगी और हमला करने वाले को टारगेट करेगी। जितना शक्तिशाली हमला होगा, इस जगह से उतना ही बड़ा बैकलैश आएगा और तुम उतनी ही देर तक फंसी रहोगी। उसकी चाल में मत आना। फंग जिउगे इस थीविंग हेवन की सच्ची विरासत के बारे में बहुत जागरूक था। वो इस रहस्यमयी स्पेस की भयानक शक्ति के बारे में साफ जानता था। भले ही वो गर्विले और शक्तिशाली थी, उन्होंने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। लिंग में और आओजू ने फंग जिउगे पर विश्वास करने का फैसला किया। उन्होंने अपने जोश को काबू में रखा और हमला नहीं किया। लेकिन कीन बाइशेंग ने एक अजीब मुस्कान दिखाई। भाई फैंग बहुत कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन अफसोस कि आपके सेक्ट ने थीविंग हेवन की सच्ची विरासतों पर गहरी रिसर्च नहीं की है। मैं सोच रहा हूं कि आप मेरे अगले एक्शन के खिलाफ क्या करेंगे? उसने शांति से बोला। जब उसने अपने शरीर में गू वॉर्म्स को एक्टिवेट किया, उसका ऑरा फट पड़ा और अपने चरम पर पहुंच गया। ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? फंग जिउगे को कुछ गड़बड़ लगी। उसने खुद को फोकस किया। उसकी नज़र बिजली की तरह थी। कीन बाइशेंग को स्थिर होकर देख रहा था। लेकिन अगले हाई पैल कीन बाइशेंग का एक्शन सेंट्रल कॉन्टिनेंट के इमॉर्टल्स की उम्मीदों से परे था। उन्होंने सिर्फ कीन बाइशेंग को पढ़ते हुए सुना। 54 मुसीबतें झेलने के बाद भी आसमान अभी भी मुसीबतों के बादलों से भरा है। मेरे सीने की आत्मा की रोशनी सब पर हावी है। मेरी मुट्ठी की तलवार की धार नॉर्दर्न प्लेन्स पर राज करती है। 400 साल तेजी से बीत गए। मौत के बिना जिंदगी कैसे हो सकती है? एक साफ हवा के लिए इस बर्बाद जिस्म को त्याग कर मैं अनगिनत लाइट ईयर्स तक आसमान को साफ करूंगा। उसकी आवाज साफ और ऊंची थी। उसने शांत भाव से बोला। उसकी निगाहों में भविष्य के प्रति एक उम्मीद का संकेत था। इस कविता को पूरा करने के बाद वो फंग जिउगे को देखकर हल्का सा मुस्कुराया। इसके बाद उसने अपनी एयर बैंड कर ली। उसके शरीर से जिंदगी के सभी निशान चले गए। फंग जिउगे ने अपने माथे पर गहरी सिलवटें डाल ली। 100 दिन की लड़ाई के दौरान भी उसने ऐसा एक्सप्रेशन नहीं दिखाया था। इस पल कीन बाइशेंग ने असल में अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी। अगले हाई पैल एक साफ हवा कीन बाइशेंग के शरीर के अंदर से शुरू हुई। फंग जिउगे के पीछे लिंग में और आओ जू के चेहरे बदल गए। उनकी आवाज डर से कांप रही थी। वो चिल्लाए, विंड्स ऑफ असिमुलेशन। जैसा कि पता चला, फंग जिउगे को रोकने के लिए कीन बाइशेंग ने अपनी जिंदगी त्याग दी थी, अंतिम बलिदान दे दिया था। उसका तरीका बेहद क्रूर था। उसने सीधे अपने इमॉर्टल एपर्चर को नाश कर दिया। एक बार इमॉर्टल एपर्चर नाश हो गया, उस संभालने के लिए कोई दूसरा इमॉर्टल एपर्चर न होने के कारण विंड्स ऑफ असिमुलेशन बहने लगे। विंड्स ऑफ असिमुलेशन असाधारण वो हर चीज को अपने में मिला लेते यहां तक कि रैंक 8 गू इमॉर्टल्स को भी उनसे हर कीमत पर बचना पड़ता था। और इस रहस्यमयी सच्ची विरासत स्पेस में अगर 5 फिंगर फिस्ट हार्ट स्वॉर्ड या हेवन एंड अर्थ सॉन्ग इस्तेमाल किए जाते, तो वो सिर्फ एक झील में फेंके गए कंकड़ की तरह होते। इस पल विंड्स ऑफ असिमुलेशन चली। भले ही ये एक साफ हवा थी, पूरा रहस्यमयी स्पेस हिलने लगा जैसे झील का पानी उबल रहा हो। स्पेस में लगातार लहरें बन रही थीं। फंग जिउगे का एक्सप्रेशन गंभीर था। कीन बाइशेंग के दृढ़ हमले के खिलाफ उस अपनी पूरी काबिलियत से उसका सामना करना था। अगर वो लापरवाही करता तो वो मर जाता। उसके पीछे लिंग में और आओ जू ने अपने गू वॉर्म्स एक्टिवेट कर लिए थे, अपने शरीरों की रक्षा कर रहे थे। जब फंग जिउगे को भी अपना इमॉर्टल गू एक्टिवेट करना पड़ा, तो जाहिर है उन्हें भी वैसा ही करना था।
रहस्यमयी स्पेस से निकलना अब एक अलग मुद्दा था। उन्हें पहले इस संकट से बचना था, वरन इस बारे में चिंता करना बेकार होता। चैप्टर एंड।